नमस्कार। अब से पहले सैद्धांतिक पक्ष पर बात कर रहे थे, आधुनिक चित्रकला पर बात कर रहे थे। आज बात करेंगे कला के व्यवहारिक पक्ष पर, यानी उसके प्रायोगिक स्वरूप पर। आप लोगों ने स्कूल के समय में भी चित्रकला के बारे में पढ़ा है और कॉलेज में भी प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष तक कला के बारे में अध्ययन किया है। तो कला के व्यवहारिक पक्ष पर बात करते हैं कि कला का सृजन क्यों किया जाता है, ताकि हम उसके संयोजनात्मक पक्ष को ठीक से समझ सकें। बहुत से लोग इस बात से अनभिज्ञ होते हैं कि ये संयोजन क्या है। किसी भी चित्र को बनाते हैं तो उसका उस चित्र को पहले प्लान करते हैं, संयोजित करते हैं अपने पृष्ठ तल पर। जो भी उसकी पृष्ठिका है, आप जिस माध्यम से चित्र बना रहे हैं, कैनवास है या कागज़ है या और भी कोई जिस पर आप चित्र बना रहे हैं, कपड़ा है, तो चित्र बनाने के समय आप एक दिमाग में एक योजना तय करते हैं कि इस चित्र को किस ढंग से व्यवस्थित किया जाए, और वही उसके संयोजन का पक्ष होता है, वही उसका संयोजन होता है। अब चित्र बनाने का अगर उद्देश्य अलग अलग है तो उसका संयोजन भी निश्चित रूप से भिन्न भिन्न प्रकार का होगा। चूँकि अपन अकादमिक शिक्षा के बारे में बात करते हैं, शिक्षा के कला के अकादमिक स्वरूप को पर चर्चा करते हैं, तो निश्चित रूप से जो व्यावसायिक चित्र बनाते हैं और एक कलात्मक जो चित्र बनाते हैं, उनका संयोजन की रीति नीति भी अलग ही होगी, उसका पैमाना भी अलग ही होगा। और उसका कारण है कि दोनों का उद्देश्य भी अलग है। अब बात करते हैं कि हम लोग जो चित्र बनाते हैं, छात्र जो चित्र बनाते हैं, या कला अध्ययन के अंतर्गत कला महाविद्यालयों में या कला स्कूल शिक्षा में जो चित्र का निर्माण किया जाता है, उसका उद्देश्य क्या है और उसके संयोजन की रीति नीति क्या होनी चाहिए, इस पर एक चर्चा करेंगे। आज उसकी पृष्ठभूमि और पृष्ठिका पर बात करते हैं कि चित्र क्यों बनाते हैं। ये एक महत्वपूर्ण विषय है, प्रश्न है कि चित्र को क्यों बनाया जाता है। आप में से अगर किसी को पूछा जाए कि चित्र क्यों बनाते हैं, तो बहुत से लोग ये उत्तर देंगे कि अपने मन की भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए चित्र बनाते हैं। सही है, लेकिन क्या व्यावसायिक जो चित्र बनाते हैं, क्या वे इस उद्देश्य से बनाते हैं? नहीं बनाते। उनका उद्देश्य भिन्न होता है, इसलिए उनकी प्रक्रिया भी भिन्न होती है। आपने बाज़ार में देखे होंगे जो पोर्ट्रेट्स बनाते हैं या पेंटिंग्स बनाते हैं, जिसे पेंटर कहते हैं, अच्छे बनाते हैं, बहुत सुंदर बनाते हैं, लेकिन थोड़े से भिन्न होते हैं अपनी कला शिक्षा से। कारण उनका उद्देश्य भिन्न होता है, अपना उद्देश्य भिन्न होता है, थोड़ा फर्क होता है। अगर आप इसको गहराई से समझना चाहें तो आप में से बहुत से हिंदी साहित्य के छात्र भी होंगे, तो उनसे अगर ये पूछा जाए कि बाज़ार में जो उपन्यास मिलता है, जो बाज़ारू आपको दुकानों पे मिल जाएगा, बाज़ार की दुकान में मिल जाएगा और स्टेशन पे भी मिल जाएंगे, बहुत से ऐसे लेखक हैं जो उपन्यास लिखते हैं और आम आदमी उसको बड़े चाव से पढ़ते हैं। जैसे मनोज है, सावन है, वेद प्रकाश कंबोज है, ऐसे बहुत से उपन्यासकार हैं जो उपन्यास लिखते हैं। क्या वे सब साहित्य में लगते हैं? नहीं लगते। वो व्यावसायिक उपन्यास होते हैं, उनका प्रयोजन अलग होता है। प्रेमचंद के उपन्यास या अन्य जो साहित्य है, रणवीर भारती की कविताएँ, अज्ञे है, वात्स्यायन है, इन सब की लेखनी आपके पाठ्यक्रम में शामिल की जाती है। तो उसका भी एक पक्ष है ना। व्यावसायिक जो उपन्यास
कार और कहानीकार लेखक हैं, उनके उपन्यास तो आपके पाठ्यक्रम में नहीं चलते। क्यों नहीं चलते? ठीक उसी प्रकार व्यावसायिक कला भी अपने पाठ्यक्रम में नहीं चलती। क्यों नहीं चलती? इन दोनों के उद्देश्यों में फर्क होता है। आपने देखा होगा, इसको यूँ समझे जैसे एक प्रवचन देता है साधु एक या संत महात्मा या जो भी है, जो धार्मिक ज्ञान रखता है, वो अपने अनुयायियों को, फॉलोअर्स को जो प्रवचन देता है, उपदेश देता है, उस उपदेश देने का तरीका और एक जो नेता अपना भाषण करता है, उसके भाषण करने के तरीके में भी फर्क होता है। क्यों? क्योंकि दोनों का उद्देश्य अलग होता है। जब तक हम इन उद्देश्यों को नहीं जान लेंगे तो चित्र की रचना करने का प्रारूप भी तय नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों को ये पहले संयोजन पढ़ने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अपन चित्र बनाने का अपना प्रयोजन क्या है और बाकी अन्य चीज़ों से किस प्रकार भिन्न है। जैसे अभी मैंने आपको उदाहरण दिया एक उद्बोधक, प्रवचन देने वाले, कथा करने वाले और एक नेता का, दोनों की शैली में फ़र्क होगा। नेता जब अपना भाषण देगा या उद्बोधन देगा तो उसके शब्द चयन तो अलग होंगे ही, वो तो विषय के अनुसार उनके शब्द चयन होंगे, लेकिन उसकी जो प्रविधि होगी, तरीका होगा, उसमें भी बहुत फ़र्क होगा। नेता बड़े उत्तेजनापूर्ण, तेज आवाज़ में और जल्दी जल्दी अपने शब्द की डिलीवरी करेगा, क्योंकि उसका उद्देश्य है कि आपके अंदर उत्तेजना पैदा करना, समझ नहीं। सभी नेता ऐसे नहीं होते, लेकिन आम तौर पर जो एक तरीका होता है, उनका उद्देश्य ही वही होता है, अपने फॉलोअर्स तैयार करने होते हैं तत्कालिक। तो एक शब्द बोला नहीं, वो शब्द जन समूह ने सुना नहीं, उससे पहले दूसरे शब्द की डिलीवरी, और वो भी काफ़ी प्रखर आवाज़ में, तो वो जब धीरे धीरे उसके मनस पर पड़ता है तो वो उसको उत्तेजित कर देता है, उसके सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो जाती है, उसका इरिटेशन लेवल कन्वर्ट हो जाता है उसके आक्रोश में। लेकिन एक उद्भाषण देगा, प्रवचन जब देगा या उपदेश जब देगा कोई साधु, सन्यासी या शिक्षक को बोलेगा, जब वो अपने किसी बात को रखेगा तो वो बहुत मंथर गति से और धीरे धीरे देगा। उसका कारण क्या होता है? उसका कारण ये होता है कि वो जो बात कह रहा है वो आपके चित्त पर अच्छी तरह से प्रभाव जमा ले, यानी आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही उलझ कर न रहे, आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव होए। लेकिन वो तभी होगी जब उस चीज़ को आप ठीक से समझेंगे। वो इस बात को जानता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनने वाला जब सुनेगा तो उस पर थोड़ा सा चिंतन करेगा, जब समझेगा तो वो उसके स्थायी पटल पर अंकित होगी। इसलिए वो बहुत धीरे धीरे मंद मंद गति में अपने शब्द की डिलीवरी करता है। तो ये दोनों का उद्देश्य अलग हो गया तो दोनों की प्रक्रिया भी अलग हो गई। वैसे ही साहित्य में भी, जैसे मैंने उपन्यास की बात की या साहित्यिक उपन्यास की बात की और व्यावसायिक उपन्यास या कहानी की बात की, उनमें क्या फ़र्क होगा? उनमें भी वही फ़र्क होगा जो एक नेता और एक प्रवचन देने वाले व्यक्ति की डिलीवरी जो टेक्निक है, जो उसमें वही फ़र्क होगा। दोनों का उद्देश्य अलग है। तो व्यावसायिक उपन्यास, व्यावसायिक कहानियाँ जो लिखी जाती है उसमें भावों को अतिद्रेक रूप से अभिव्यक्त किया जाता है, यानी कि भावों की तीक्ष्णता रहती है उसमें। वो एक बार आपको झंझोर देते हैं, एक बार आपको जिस प्रकार नेता का भाषण एक्साइट करता है उसी प्रकार ये भाव भी आपको एक बार प्रखर चेतना के साथ अभिव्यक्त होते हैं और आपको क्षणिक रूप से बहुत व्यथित कर देते हैं। ये उसका उद्देश्य है कि अपने विषय को भाव व्यंजना की इतनी गहराई के साथ में, इतनी तीक्ष्णता के साथ में लेखनी करना कि वो आपको व्यथित कर दे, यानी आप उसको पूरी तरह वो आपको उसमें इन्वॉल्व कर ले, डुबा ले, आपकी चेतना, आपका विवेक शून्य हो जाए।
साहित्य भी ऐसा कर सकता है। साहित्यकार तो जो साहित्यिक लेखक हैं, साहित्यकार है, वो तो व्यावसायिक लेखकों से ज़्यादा बुद्धिशील, विवेकशील और गहन अध्ययन किया हुआ होता है उनका, जीवन के पक्ष को समझते हैं। लेकिन वो ऐसा साहित्य का लेखन नहीं करते। वो साहित्य के लेखन के साथ में भावों की जो ओवर एक्साइटमेंट था, अतिद्रेकता थी, उसको वो मंद कर देते हैं। अब उनकी जो लेखनी होती है उसमें भाव अभिव्यक्त होते हैं, लेकिन एक मधुरता के साथ, एक धीमी गति के साथ। वो जो भाव अभिव्यक्त होते हैं वो आपको तात्कालिक भावात्मक व्यंजना नहीं प्रदान करते, वो आपको एक गहन व्यंजना प्रदान करते हैं। और उसमें उनकी अभिव्यक्ति कला के द्वारा, साहित्यिक कला के द्वारा और साहित्य की जो अभिधा है उसके द्वारा वो इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि अगर भाव अच्छा हो तो और भी अच्छा है, अच्छा नहीं भी हो यानी बुरा भाव भी हो या ऐसा भाव हो जो पीड़ा देता हो, उसको भी वो इतने मंथरता के साथ, इतने कलात्मक इनपुट के साथ में अभिव्यक्त करते हैं, लिखते हैं कि वो भाव भी आपको सहन हो जाता है, उसमें भी आपको मधुरता प्रतीत होती है, उसमें भी आपको आनंद की स्थिति प्राप्त होती है। ये फ़र्क हो गया। अब आते हैं कला पर। अब बाज़ार में जो चित्र बनते हैं, कैलेंडर मिलते हैं कृष्ण के, राधा के या फिल्म स्टार्स के या और भी प्राकृतिक दृश्यों के, ग्रामीण विषयों को लेकर बहुत सुंदर सुंदर बाज़ार में चित्र मिलते हैं, लेकिन वो चित्र अपन नहीं बनाते। अपने चित्र बनाने की एक तरीका अलग होता है। अब उस चित्र में और बाज़ार के चित्र में क्या फ़र्क है, ये भी हमें देखना होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के उद्देश्य में फ़र्क है। व्यावसायिक जो चित्र है वो उसका उद्देश्य होता है कि उसका चित्र अधिक से अधिक लोग प्रशंसा करें, देखें और उसकी तरफ आकर्षित हो और वो एक बार के इतना सुंदर लगे कि वो उसको खरीद ले। तो उसका व्यावसायिक उपयोग हो गया। व्यावसायिक उपयोग हो गया तो उसका मतलब ये हुआ कि उसको ग्राहक को रिझाना है, और जहाँ रिझाने की बात आती है वहाँ पर कला पीछे हट जाती है और आकर्षण आगे आ जाता है। तो उन चित्रों को इतना आकर्षित कर दिया जाता है उनके स्वरूप के द्वारा, उनके प्राकृतिक दृश्य की जो चित्रण है उसके जो विवरणात्मक प्रस्तुति है उसके द्वारा। आपने यहाँ तक भी देखे होंगे कुछ कैलेंडर्स के अंदर सोने के वर्क टाइप काम भी होता है, यानी सुनहरी वर्क भी होता है। तो वो उसको साजो सज्जा इतनी सुंदर कर देते हैं कि वह बरबस हर एक का ध्यान आकर्षित कर लगता है, सुंदर लगता है और ग्राहक उसको उतार कर अपने खरीद कर अपने घर ले जाता है। तो उसका जो मूल उद्देश्य होता है उसमें सौंदर्य को अतिरंजना के रूप में अभिव्यक्त करना। जैसे साहित्यिक व्यावसायिक उपन्यास का उद्देश्य होता है कि भावनाओं को अतिद्रेक के रूप में व्यंजना के भाव को अभिव्यक्त करना, उसी प्रकार चित्र के अंदर सौंदर्य को अतिद्रेक रूप से, यानी सौंदर्य को ओवर पेंटेड करते हैं, सौंदर्य को और ज़्यादा सज्जित करते हैं और उसमें एक आकर्षण पैदा करते हैं। उसमें आँखों को एक विजुअल प्लेजर मिलता है, आँखों को देखने में वो बहुत सुंदर लगता है। तो यही उनका उद्देश्य होता है कि वो बरबस किसी का ध्यान आकर्षित करे और वो उस सौंदर्य के प्रति इतना मुग्ध हो जाए कि वो उसको खरीद कर ले जाए। लेकिन कला व्यवसाय जो साहित्यिक कला है, जो कलात्मक है, अकादमिक कला है या शैलीगत जो कला है या अपनी भारतीय पारंपरिक शास्त्रीय कला है या आधुनिक भी है, तो जो उसका कलात्मक अकादमिक स्वरूप है उसका उद्देश्य अलग होता है। उसका वही उद्देश्य होता है जो साहित्यिक लेखनी का होता है। चित्रकार इन चित्रों के माध्यम से भी सौंदर्य को और भाव को एक सम्यक रूप प्रदान करता है। सम्यक रूप का मतलब कि भाव बाधित हो और अगर आकर्षण और सौंदर्य बढ़ जाए तो
तो वो भी चित्र नहीं है। और अगर मान लो भावात्मक रूप से इतना प्रगाढ़ हो, उसकी व्यंजना इतनी तीव्र हो और उसमें सौंदर्य की कमी हो, तो वो भी कलात्मक नहीं है, आदर्श स्थिति में नहीं है। तो शब्द यानी भाव और सौंदर्य को एक आदर्श स्थिति के रूप में अभिव्यक्त करें और साथ में उसमें सौंदर्य का इनपुट इस प्रकार से हो कि वो आपके मन के अंदर एक मधुरता के साथ, एक सॉफ्टनेस के साथ में आपको वो महसूस हो, एक कल्याण का भाव उसमें होता है। और यही कारण है